हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम निशांत कटोच है और मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फैकल्टी हूँ। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम का एक एडवांस्ड क्वेश्चन। जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा, मैंने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे। जो लोग ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले आप जाके एक बार जो बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, एक बार आप उस वीडियो को देखिए एंड देन उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम एडवांस क्वेश्चन। आज के इस वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन कवर किया है जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम एडवांस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। तो ये एग्जाम्पल आपके सामने है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम इस एग्जाम्पल को गो थ्रू करेंगे। एबीसी इनकॉर्पोरेशन सेल्स ओनली वन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो एबीसी इनकॉर्पोरेशन है, कंपनी है, वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट सेल करती है। नेम्ड एज प्रोडक्ट एम, प्रोडक्ट का नाम है एम। डिटेल्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट इज गिवन बिलो। अब नीचे आपको कुछ डिटेल्स दे रखी हैं। ये डिटेल्स क्या है? दीज आर दी स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो जब भी हम किसी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करते हैं तो पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट के बेसिस पे कॉस्टिंग की जाती है। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब होता है प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट, या आप इसको एस्टिमेटेड कॉस्ट भी बोल सकते हो। तो नीचे आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट दी हुई है प्रोडक्ट एम की। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है $5, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है $4, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है $3, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है $2 एंड वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है आपकी $3। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो कॉस्ट दे रखी है आपको इंडिविजुअली, ये पर यूनिट कॉस्ट है। क्वेश्चन में कहीं पे मेंशन नहीं है, बट ऑब्वियसली ये एक आपका एक जेन्युइन एजम्पशन होगा। नाउ नीचे लिखा है सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज $21। तो अगर मैं प्रोडक्ट एम की एक यूनिट को सेल करता हूं तो मुझे $21 का रेवेन्यू जनरेट होगा। The above fixed production overhead rate, अब above fixed production overhead rate मतलब ये fixed production overhead $2 was based on budgeted production of 1200 units। अब होता क्या है कि जब हम कॉस्टिंग करते हैं, जब हम स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे कॉस्टिंग करते हैं, तो हमारे जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स होते हैं, दोज आर बजटेड ओवरहेड्स। ओके, और हम उसको डिवाइड करते हैं अपने बजटेड आउटपुट से। यहाँ पे उन्होंने बजटेड प्रोडक्शन आपको दिया हुआ है 1200 यूनिट का, और ये जो रेट आया है ये इस बजटेड प्रोडक्शन के बेसिस पे आया है। यानी कि आपका जो बजटेड ओवरहेड था, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स थे बजटेड, वो कितने होंगे? $2400, 1200 यूनिट्स इंटू 2। तो आपने बजट किया था कि आपके फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड $2400 होंगे। आगे पढ़ते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री है 200 यूनिट्स की, और जो आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री है वो है 150 यूनिट्स की। टोटल 900 यूनिट्स वर सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड। तो इस पीरियड में आपने टोटल 900 यूनिट्स सेल करी हैं। आपके एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स हैं $2000 के। यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही आपके माइंड में वो चीज क्लिक करनी चाहिए। आपका जो बजटेड प्रोडक्शन था वो 1200 यूनिट का था, उसके हिसाब से आपका जो रेट आया था फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड का एब्सॉर्प्शन रेट वो $2 था। यानी कि आपने जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड बजट किए थे वो थे 2400, लेकिन आपके जो एक्चुअल फिक्स ओवरहेड है वो है सिर्फ $2000। मतलब यहाँ पे आपने ओवरहेड्स को कम एब्जॉर्ब किया है या ज्यादा एब्जॉर्ब किया है, दैट मीन्स हमें अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। So, मेरा सजेशन यही है कि जब भी आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमेशा आपको उसमें अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन का ध्यान रखना है। चाहे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा गया हो, चाहे नहीं पूछा गया हो, यू हैव टू कीप दिस पॉइंट ऑलवेज इन माइंड। What is the total profit during the period under absorption costing system? तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है टोटल प्रॉफिट। हमें यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं निकालनी है, बस हमें प्रॉफिट भी निकालना है। ऑब्वियसली प्रॉफिट निकालने के लिए हमें
कॉस्टिंग करनी पड़ेगी। सो देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो दिस इज योर एग्जांपल नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर हम किस प्रकार से अपना टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एक बेसिक चीज है जो आपको पहले से ही पता होगी, बट होता क्या है कि जब हम इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमें लगता है कि कुछ मैजिकल करना है, कुछ डिफरेंट करना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू जस्ट हैव टू स्टिक विद द बेसिक। बेसिक ये है कि प्रॉफिट निकालने के लिए आपको सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है, दैट इज सेल्स और कॉस्ट। सेल्स में से अगर आप कॉस्ट माइनस करोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, चाहे वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम हो, चाहे वो मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम हो, चाहे वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम ही क्यों ना हो। हाँ, बस इशू ये है कि हर एक कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर वो जो कॉस्ट कंपोनेंट है, वो जो कॉस्टिंग हम करते हैं, वो थोड़े डिफरेंट तरीके से होती है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले सेल वैल्यू। तो आपको याद होगा आपने टोटल 900 यूनिट्स सेल करी थी और आपकी सेलिंग प्राइस है $21 पर यूनिट। तो हमारी जो टोटल सेल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 900 इंटू 21। ओके, सो हमारी टोटल सेल वैल्यू आ गई 900 इंटू 21, दैट इज $18,900। ये हमारा रेवेन्यू है। अब इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो ये प्लस माइनस के साइंस है। सो सेल्स वैल्यू में से हमें क्या माइनस करना है, हमें माइनस करना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन की कॉस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि जब हम प्रोडक्शन की कॉस्ट निकालेंगे तो हम उसमें सेलिंग कॉस्ट ऐड नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि किसी भी चीज को बनाने की क्या कॉस्ट है। जो सेलिंग कॉस्ट होती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है, जो मार्केटिंग कॉस्ट होती है, वो किसी चीज को बनाने के लिए नहीं इनकर होती है, वो उस चीज को बेचने के लिए इनकर होती है, सेल करने के लिए इनकर होती है। तो उनको आप कभी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड नहीं करेंगे। नाउ कैलकुलेट करते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान से समझना, हमें कैलकुलेट क्या करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि हमने जितनी यूनिट्स बनाई हैं उसकी कॉस्ट कितनी है। बट सवाल यह है कि हमने कितनी यूनिट्स बनाई है। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको 200 यूनिट का क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया है, 150 यूनिट्स का आपको ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है और आपको 900 यूनिट का सेल बताया है। बट प्रोड्यूस कितनी की है वो तो आपको कहीं गिवन ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें एक छोटी सी वर्किंग नोट करनी पड़ेगी जिसमें हम ये कैलकुलेट करेंगे कि कैसे हम प्रोडक्शन यूनिट्स निकालते हैं। बहुत आसान है, इसका बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ प्रोडक्शन यूनिट्स निकालने का। ओपनिंग इन्वेंट्री, अब आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है इस सवाल में, आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री है 150 यूनिट्स। ओके, ओपनिंग इन्वेंट्री में हम क्या ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे प्लस यूनिट्स, ऐड यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ऐड यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। हमने कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करी है हमको नहीं पता, यही तो हमें कैलकुलेट करना है कि आखिर हमने कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन किया है। सो यूनिट्स 150 आपकी ओपनिंग है, ऐड यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हमें नहीं पता। थर्ड पॉइंट, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें पता है ये है 200 यूनिट। अब एक चीज बहुत ध्यान से समझना, अगर किसी पर्टिकुलर पीरियड के स्टार्टिंग में मेरे पास 5 चॉकलेट्स हैं, मैंने 10 चॉकलेट और खरीदी, तो मेरे पास बेचने के लिए, सेल करने के लिए टोटल कितने चॉकलेट्स अवेलेबल हैं, 15। इसमें से 3 चॉकलेट अभी भी बची हैं पीरियड के एंड में, तो मैंने कितनी बेच दी, 12। सिंपल। ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन will give you the total units available for sale। उसमें से जब आप क्लोजिंग इन्वेंट्री हटा दोगे, जो बचा हुआ आपकी इन्वेंट्री है, जब आप वो हटा दोगे तो आपको मिल जाएगा कि आपने कितनी यूनिट्स सेल करी है। तो ठीक यही कॉन्सेप्ट, यही लॉजिक हम यहाँ पे लगाते हैं।
ओपनिंग इन्वेंट्री 150 है, प्रोडक्शन मुझे नहीं पता, क्लोजिंग ये है, तो यहां पे क्या आएगा, इज इक्वल्स टू सेल्स यूनिट, और सेल्स यूनिट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है वो है 900। अब यहाँ पे एक सिंपल सी इक्वेशन आपके सामने बन चुकी है, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन यूनिट्स लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू सेल्स यूनिट्स। तो क्या अब हम यहाँ पे ये वैल्यू नहीं निकाल सकते बहुत आराम से, सेल्स यूनिट्स प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री, तो आपकी जो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है वो आ रही है 950 यूनिट्स। सिंपल। तो जब भी आपको कभी कंफ्यूजन हो आप इस तरह से ये इक्वेशन या ये टेबल बोल लीजिए या इक्वेशन बोल लीजिए, आप बना सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा ना। हमें हमारी प्रोडक्शन यूनिट्स मिल गई। अब वापस हम अपने कैलकुलेशन में आते हैं, जहां पे हमें क्या निकालना था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्यों निकालना है, ताकि हम प्रॉफिट निकाल सकें। सेल वैल्यू मैंने निकाल ली है, 900 यूनिट मैंने सेल करी थी, तो मुझे 18,900 का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। अब मैं यहाँ पे माइनस करूंगा प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ध्यान से देखना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे हम, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। ध्यान समझना, आपने इस पीरियड में कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस की हैं, 950 यूनिट्स, बट क्या आपने 950 यूनिट सेल भी कर दी हैं, नहीं। एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि मैं यहां पे जब माइनस करूंगा तो मैं 950 यूनिट की कॉस्ट नहीं माइनस कर सकता, मैचिंग कॉन्सेप्ट। सेल वैल्यू 900 यूनिट की है तो कॉस्ट भी तो 900 यूनिट की ही होनी चाहिए ना, सिंपल, मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब मैंने साल भर में या इस पर्टिकुलर पीरियड में 900 यूनिट सेल करी है। आपको कैसे पता कि आपने वही 900 यूनिट सेल करी हैं जो इस पीरियड में आपने प्रोड्यूस की हैं। हो सकता है कि उन 900 में से 150 यूनिट्स ओपनिंग इन्वेंट्री में से आई हो, उन 900 में से 150 यूनिट आपने ओपनिंग इन्वेंट्री की बेची हो, और जो बाकी 750 यूनिट्स बची वो आपने इन 950 में से बेची हो। 950 में से 750, तो बचा कितना, 200। ये रही 200 क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि हम फीफो मेथड लगाएंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री पहले गया है, फिर उसके बाद जो यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए। तो इसको करने का बहुत ही आसान तरीका है। जब आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालोगे तो आप यहाँ पे लिखोगे, सबसे पहले आप निकालोगे कॉस्ट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री है 150 इंटू $14 पर यूनिट। सवाल ये है कि हमने यहाँ पे $14 से क्यों मल्टीप्लाई किया इसको। अगर आपको याद होगा, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर हम अपनी इन्वेंट्री को हमेशा फुल कॉस्ट पे मेजर करते हैं, और हमारी फुल कॉस्ट कितनी है, यहाँ पे देखिए 5 + 4 + 3 + 2 + 3, तो सर हमारी फुल कॉस्ट तो आ गई 9 + 3 12 14 15 16 17। आपने 14 क्यों दी, क्योंकि हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और ये लास्ट वाली आपकी कौन सी कॉस्ट है, सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट कभी भी प्रोडक्शन कॉस्ट में ऐड नहीं होती। तो 5 + 4 + 3 + 2 दैट्स इट इक्वल्स टू $14। तो मेरे पास 150 यूनिट है, इंटू एक यूनिट की कॉस्ट है 14, सो 150 इंटू 14, 150 इंटू 40, ये आ गई आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट। उसके बाद आपने कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करी हैं, 950। ये जो 950 यूनिट्स आपने इस पीरियड में बनाई हैं उनकी कॉस्ट कितनी है, सेम $14 के हिसाब से, सो 950 इंटू 14 13,300। अब ध्यान से समझना, ये है आपके ओपनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट। आपके पास 150 यूनिट थी, उसकी कॉस्ट है $2100। आपने 950 यूनिट और बना दी, उसकी कॉस्ट है 13,300। तो आपके पास अब टोटल कितनी यूनिट्स हैं जो आप सेल कर सकते हो, 150 + 950 दैट इज 1100 यूनिट्स, ये आप सेल कर सकते हो। और इनकी कॉस्ट कितनी है, 13,300 + 2100। लेकिन आपने सेल कितनी करी है, आपने सेल करी है सिर्फ 900। तो जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पे जो आपकी फाइनल कॉस्ट आएगी वो आएगी कितनी यूनिट्स की, 900 यूनिट्स की, ना कि 950 यूनिट्स की। आपने
900 यूनिट बेची है तो कॉस्ट भी 900 यूनिट की ही आएगी यहाँ पे। तो लेकिन ये तो कॉस्ट कितनी यूनिट्स की है, 1100 की। तो 900 पे कैसे लाएंगे, कुछ नहीं, उसमें से आप 200 यूनिट की कॉस्ट माइनस कर दोगे, दैट इज द क्लोजिंग इन्वेंट्री। सो 200 इंटू 14, सो 2800। तो ये है ओपनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट, ये है आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, और ये है आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट। फाइनल आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा वो आएगा $12,600। ये है आपकी 900 यूनिट्स की कॉस्ट। ठीक है, आप इसको एक आसान तरीके से भी निकाल सकते हो, 900 इंटू 14, 900 इंटू 14, 12,600। ठीक है, तो अब इसमें कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर अगर हम इतने इजीली इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं तो इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है। वो आप समझोगे जब आप कोई एक ऐसा क्वेश्चन करोगे जिसमें ओपनिंग इन्वेंट्री, व्हाट इज ओपनिंग इन्वेंट्री, सर पिछले पीरियड की क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्या जरूरी है पिछले पीरियड में आपकी कॉस्ट $14 ही थी? कोई जरूरी नहीं है। तो उस केस में ओपनिंग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन चेंज हो जाता है। वहां पे ये जो तरीका मैंने आपको बताया ये बहुत काम आएगा, इससे एक बार में आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो ये है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो यूनिट्स हमने बेची थी उसकी। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स, ओके, 12,600। नाउ अब एक ध्यान से समझिएगा एक कॉन्सेप्ट, हमारा फिक्स्ड ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट कितना था, $2 पर यूनिट, यानी कि हम एक यूनिट पे $2 के हिसाब से फिक्स ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करते हैं। हमने ऐसा किया, बिल्कुल, ये देखिए 950 यूनिट आपने बनाई थी, उसमें $14 को मल्टीप्लाई किया, एंड $14 इंक्लूड्स $2, यानी कि आपने 950 पे $2 के हिसाब से कितना ओवरहेड एब्जॉर्ब किया होगा, 1900। तो ये रहा वो कैलकुलेशन, ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड 950 यूनिट पे $2 के हिसाब से 1900। लेकिन इस पीरियड में आपका एक्चुअल ओवरहेड कितना है, 2000। सर ऐसा कैसे हो गया? जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम जब कॉस्टिंग करते हैं तो वो एक एस्टिमेटेड बेस पे होती है, इसीलिए तो स्टैंडर्ड कॉस्ट दी हुई है क्वेश्चन में, कि एक्चुअल कॉस्ट। एस्टिमेटेड बेस पे आपका जो ओवरहेड था वो $2 था पर यूनिट। आपने 950 यूनिट्स पे $2 के हिसाब से 1900 एब्जॉर्ब किया, लेकिन जब बाद में एक्चुअल ओवरहेड्स की लिस्ट आई तो पता चला कि एक्चुअल तो 2000 है। तो अब सीधा सा एक सवाल है, सोच के देखिए, अगर मैंने अपनी कॉस्टिंग में यहाँ ऊपर 13,300 के अंदर 1900 को इंक्लूड किया है, लेकिन एक्चुअल 2000 है, तो मतलब मैंने कॉस्टिंग कम करी है। इसको बोलते हैं हम अंडर एब्जॉर्प्शन। अंडर एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जब आप ओवरहेड्स को कम एब्जॉर्ब करते हो, जब आप कॉस्ट कम कंसीडर करते हो, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। तो अब आप क्या करोगे, सिंपल, सर हम अपनी कॉस्ट को बढ़ाएंगे, कितने से, इन दोनों के डिफरेंस से, दैट इज $100। या तो आप कॉस्ट को बढ़ा दो, यानी कि 12,600 को 12,700 कर दो, या आप प्रॉफिट को कम कर दो, वन एंड द सेम थिंग। कॉस्ट को इंक्रीज करना, प्रॉफिट को डिक्रीज करना सेम होता है। हम कॉस्ट को बढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली प्रॉफिट ही डिक्रीज होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या साइन लगाया है, माइनस। तो इसको हम माइनस करते हैं $100। आई होप ये आपको समझ में आया होगा अंडर एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट। उसके बाद यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स रेवेन्यू माइनस मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 900 यूनिट की, माइनस मेरा अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवर। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया $6,200। एक बार क्विकली फिर से देखते हैं, मैंने 900 यूनिट सेल करी थी, सेलिंग प्राइस थी 21, तो मेरा सेल्स वैल्यू है 18,900। अब इस सेल वैल्यू में से मैं 900 यूनिट की ही कॉस्ट माइनस करूंगा। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये अगर आपके माइंड में क्लियर है ना, तो जब आप कैलकुलेशंस करते हो तो आपके कैलकुलेशंस के सही होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। बट अगर आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप यहाँ यूनिट्स में शायद कुछ मिस्टेक कर दो। सो ऑलवेज स्टिक टू द बेसिक्स, कि भाई 900 यूनिट बेची है तो कॉस्ट तो 900 की ही आएगी। यहाँ पे 150 ओपनिंग थी,
950 मैंने प्रोड्यूस करी, टोटल 1100 हुई, 200 उसमें से बची हैं, तो 900 कॉस्ट निकाल लो। ये रही आपकी 900 यूनिट की कॉस्ट, 12,600। अब बाद में मुझे पता चला कि मेरे एक्चुअल ओवरहेड्स तो 2000 है, फिक्स्ड ओवरहेड, लेकिन मैंने कितने एब्जॉर्ब कर दिए? 950 इंटू 2 के हिसाब से 1900। तो मैंने कम एब्जॉर्ब किया, मैंने कॉस्टिंग कम दिखाई। मैंने कॉस्टिंग कम दिखाई तो मुझे अब कॉस्टिंग बढ़ानी है। मुझे कॉस्टिंग बढ़ानी है मतलब मुझे प्रॉफिट कम करना है, तो मैंने 100 यहाँ माइनस कर दिया। मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 6200। अब इसमें से ये तो ग्रॉस प्रॉफिट है, मुझे फाइनल प्रॉफिट निकालना है, तो मैं क्या माइनस करूंगा? वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। और मेरी वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है $3 पर यूनिट। अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या। वो क्या करेंगे, वो लिखेंगे 950 यूनिट्स इंटू $3। अब ये क्यों गलत है आपको समझ में आ ही गया होगा। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, ये सेलिंग कॉस्ट है। क्या सेलिंग कॉस्ट आप उन यूनिट्स पे लगाते हो जो यूनिट्स आपने प्रोड्यूस करी हैं, या उन यूनिट्स पे लगाते हो जो आपने सेल करी है? ऑब्वियसली जो आपने सेल करी है। तो आपने सेल कितनी करी है? 950? नहीं, आपने 900 यूनिट सेल करी है। तो 900 यूनिट्स इंटू $3 पर यूनिट्स के हिसाब से आपकी सेलिंग कॉस्ट आएगी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप सेलिंग कॉस्ट निकाल रहे हो तो मल्टीप्लाई दी पर यूनिट सेलिंग कॉस्ट विद द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, नॉट प्रोड्यूस। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 900 इंटू, तो 2700 मेरी सेलिंग कॉस्ट है। देयरफॉर मेरा फाइनल प्रॉफिट आ गया ये 6200 ग्रॉस प्रॉफिट माइनस सेलिंग कॉस्ट, 3500। 3500 is my final profit. So gross profit minus variable, ये है आपका प्रॉफिट। तो इस प्रकार से हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। और इस पूरी प्रोसेस में ये पार्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पे सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती है। और ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो, यहाँ मिस्टेक्स नहीं होती, पता है क्यों? क्योंकि ये स्टूडेंट्स भूल जाते हैं करना। तो जब आप करोगे नहीं तो मिस्टेक कैसे होगी? करेक्ट, तो भूलना नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन। जब भी आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के क्वेश्चन करोगे, आपको क्लियर होना चाहिए कि हाँ, मुझे अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन की कैलकुलेशन चेक करनी है, वेदर दे हैव आस्क्ड इन द क्वेश्चन और नॉट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। So, इस प्रकार से हम अपना ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर। तो आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं समझ में आई है, या आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पे अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हो, मैं उस पर रिप्लाई करूंगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।